नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ एक नए हफ्ते के नए सोमवार पे उसी शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दक्षिण भारत में गर्जना ठीक समझा। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में दिखे। शाह ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। योगी ने यूपी में निकाय चुनाव के लिए कैंपेन शुरू कर दिया। ये दोनों नेता खुलकर एक दांव खेल रहे हैं। सवाल है कि क्या वही बीजेपी का मिशन 2024 है? कर्नाटक में 4% मुस्लिम कोटा खत्म होने के बाद अमित शाह इसे न सिर्फ वहां बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, बल्कि तेलंगाना में भी उन्होंने 12% मुस्लिम कोटा खत्म करने का वादा कर दिया है। मकसद पूरे देश को सीधा संदेश देना है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद मामले पर बेहद आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गर्मी शांत हो गई, जैसा कहा वैसा डिलीवर किया। योगी का यह बयान तब है जब विपक्ष अतीक अहमद को पूर्व मुस्लिम सांसद बता रहा है। अतीक अशरफ मर्डर पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल पब्लिक का है कि माफिया हो या मुस्लिम कोटा, क्या बीजेपी का एजेंडा क्लियर है? क्या बीजेपी पूरे विपक्ष को तुष्टीकरण के आरोपों में एक बार फिर घेरने की तैयारी में है? आज एक और बड़ी पॉलिटिकल घटना हुई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता ने इस मौके पर कहा है कि हमें कोई पर्सनल ईगो नहीं, हम चाहते हैं कि बीजेपी जीरो हो जाए। सवाल पब्लिक का है कि हाल ही में इफ्तार पार्टियों के जरिए वोट बैंक को संदेश देने वाले नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी को साथ लेकर 2024 में बीजेपी को जीरो करने की अपनी ख्वाहिश पर एक साथ आ पाएंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण पर अमित शाह और योगी के प्रहार के बीच विपक्ष का सेक्युलर कार्ड टिक पाएगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। अतीक अहमद को जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या हुई, उस पर सवाल आज भी उठ रहे हैं, लेकिन उसके गुनाहों के धब्बे भी कितने गहरे हैं, इसका हैरान कर देने वाला सबूत आज फिर मिला। प्रयागराज में अतीक अहमद के एक दफ्तर में जब आज पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची तो वहां के फर्श और दीवारों पर खून सना हुआ था। वहां खून के सने छुरे और चादर भी मिली। खून से सना दुपट्टा मिला। सीढ़ियों पर, छत पर, हर तरफ खून के छींटे मिले। जांच जारी है, किसका खून हुआ, कितनों का खून किया। विपक्ष के कुछ नेताओं को अतीक अहमद में सिर्फ पूर्व मुसलमान सांसद दिखता है। अतीक जी दिखते हैं, जबकि घरों पर अवैध कब्जा, मारपीट, गुंडई के आरोपों के उसके वीडियो आज सब उजागर हो रहे हैं। लेकिन अतीक पर विपक्ष के आंसुओं के बीच आज योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। सुनिए। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए, कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। योगी ने माफिया राज के खिलाफ लकीर खींच दी। दूसरी तरफ अमित शाह ने तो सीधे सीधे मुस्लिम कोटा पर प्रहार किया। अमित शाह आज उस कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे जहां की बीजेपी सरकार ने इसी साल मार्च में 4% मुस्लिम कोटा खत्म किया और 2% कोटा वोकालिगा और लिंगायत कम्युनिटी में बांट दिया। कर्नाटक में 1994 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने ओबीसी के तहत 4% मुस्लिम कोटा दिया था। कर्नाटक में तो चुनावी माहौल है, लेकिन अमित शाह ने अभी कल ही
तेलंगाना में 12% मुस्लिम कोटा भी खत्म करने का वादा कर दिया। 1994 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम कोटा लागू किया गया था। 2017 में तेलंगाना में केसीआर सरकार ने इसे बढ़ाकर 12% कर दिया था। इससे वहां 50% कोटा की अधिकतम सीमा पार भी हो चुकी है। सुनिए कल अमित शाह का ये बयान। की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मुस्लिम कोटा पर अमित शाह का तीर सीधा लगा है। अमित शाह के बयान के बाद हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पिछड़े मुसलमानों का हक छीनना चाहती है। मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का यह मुद्दा ऐसा है जो सेक्युलर राजनीति का दांव चलने वाला विपक्ष के हर नेता को बेचैन कर सकता है। ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के बीच ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी धार्मिक राजनीति से लोकतंत्र को कुचल रही है, तो उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दावा किया था कि उनके मुताबिक 5 अप्रैल से ईद तक 10 इफ्तार पार्टियों में शामिल होने वाले नीतीश कुमार भी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के मिशन पर निकल चुके हैं। आज नीतीश कुमार अपने सहयोगी तेजस्वी यादव के साथ ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे। इस मुलाकात में ममता ने बीजेपी को जीरो करने की ख्वाहिश जता दी। सुनिए ओवैसी से लेकर ममता तक कैसे बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके बयान। तो ये झूठ है अमित शाह का बोलना, जो भारत के होम मिनिस्टर हैं। हम उनसे उम्मीद ये कर रहे थे कि सच्चाई को बयान करेंगे। उनको ये सच्चाई बयान करना था कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट में कास्ट अमंग द मुस्लिम्स को ये मिला है और उसमें बोल दिया गया कि ये कास्ट अगर होंगे तो उनको 4% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडागर्दी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, माफिया और मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ आक्रामक शाह और योगी ने क्या 2024 का मुद्दा तय कर दिया है? सवाल नंबर 2, बीजेपी को जीरो करने का दावा करने वाली ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का सबसे बड़ा आसरा क्या मुस्लिम वोट बैंक है? सवाल नंबर 3, क्या मुस्लिम कोटा जैसे मुद्दों के बहाने ओवैसी समेत पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा? यही है आज सवाल पब्लिक का और इन सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता है बीजेपी के, लोकेश जिंदल नेता है कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ने वाले हैं, मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के और सुभ्राष्टा जी राजनीतिक विश्लेषक आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। मेरा पहला सवाल जाता है सीधा मानव जायसवाल जी को। मानव जायसवाल जी, ममता जी जीरो तो करेंगी बीजेपी को और पूरा हक है उन्हें, लेकिन क्या विपक्ष एक हो पाएगा? और फिर एक तरफ मुस्लिम कोटा खत्म और एक तरफ ये वोकलिका और लिंगायत कास्ट में बांटा जा रहा है। कर्नाटक में इशारा साफ है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी का भी जो क्लैरियन कॉल है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में, वो भी बड़ा साफ सुथरा है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या तुष्टीकरण पर गहरा प्रहार कर रही है बीजेपी और क्या यही एक मुद्दा है जिस पर विपक्ष एक साथ आएगा? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। नविका जी, बड़ा अटपटा सा लगता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम वोटर्स देखते हैं, हम उनमें जाति विशेष नहीं देखते।
ये सच्चाई है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई बैलेट में हिंदू ने वोट डाला कि मुसलमान ने, लेकिन बीजेपी को वो दूरबीन पता है, पता नहीं कैसी उनकी दूरबीन है। बहुत अच्छी बात है, बहुत स्पष्ट कर दिया अजय कुमार बिष्ट जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, बहुत ही क्लियर है, बड़ा क्लैरियन कॉल उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि भाई शांत कर दिया ना। ये किसको बोल रहे हैं? वो अतीक अहमद को बोल रहे हैं कि भैया उसको शांत कर दिया है। मैंने ये पीछे से मिले हुए हैं, ये इतनी हंसी उनको है, इतनी खुशी है कि उनको पता है कि न्यायपालिका पे किसी को उनके थ्रू भरोसा नहीं है। उन्होंने आज पूरे देश में, पूरे प्रांत में, उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका पे किसी को भरोसा हो, ये खत्म हो चुका है, ये सिद्ध कर दिया। जहां तक बात है, ये हमारे अमित शाह जी बहुत बड़े चाणक्य हैं। अभी लिंगायत वोकालिका की बात वो कर रहे हैं। कर्नाटका में इलेक्शन हो रहा है, ये 4% का झुंझुना जो दे रहे हैं कि भाई कोटा, अरे भाई कोटा तो आप दे देंगे, लेकिन वो सरकारी संस्थाएं कहाँ हैं? वो मूलतः जो संस्थाएं थी वो तो आप बेच रहे हैं, क्योंकि आपके जो गुरुजन है, जो विश्व गुरु है, वो तो बेचने के मारती है ना। वही पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, ऐसा चल रहा है पूरे देश में। अब देख लीजिए, जगदीश शेट्टर जी इतने बड़े लिंगायत लीडर, भाजपा को अपने कंधों में, माथे पे उठा उठा के इन लोगों ने घर घर तक पहुंचाया था, उनको इज्जत तो दे नहीं पाए, लिंगायत लीडर है। अरे येदुरप्पा जी इन्हीं के मुख्यमंत्री थे, लोकायुक्त के थ्रू उनको जेल जाना पड़ा। यह है बीजेपी ना चलिए, आप कह रहे हैं बीजेपी आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन नौकरियां कहां हैं? जब बाकी पार्टियां 4%, 12% का आरक्षण दे रही थी राकेश त्रिपाठी जी, तब तो किसी ने नौकरियों का सवाल नहीं उठाया। आज क्यों उठा रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी? इनको योगी आदित्यनाथ की बात बुरी लग रही है, पूर्व मुसलमान सांसद के बारे में, या इनको अमित शाह जी की बात बुरी लग रही है जो ये सारा कोटा रद्द करने की बात कर रहे हैं? असल में दिक्कत क्या है? देखिए राधिका, देश के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बना रहे थे ना, तो इस बात को लेकर के संविधान सभा में डिस्कशन हुआ था कि मजहब आधारित आरक्षण इस देश के लिए खतरनाक है और इसलिए इस देश में मजहब आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए जो लोग भी ये बात करते हैं वो संविधान निर्माताओं की उस मंशा के खिलाफ जाते हैं और गैर संवैधानिक बात करने का प्रयास करते हैं। इस देश में मजहब आधारित आरक्षण नहीं हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने देखा कि मानव जायसवाल ने किस तरह से टारगेट करके, जानबूझ करके योगी आदित्यनाथ जी जो गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर हैं, जो एक हिंदू संत हैं, जानबूझ करके संन्यास परंपरा से पहले जो पूर्वाश्रम का नाम उनका है, वो लेकर के हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने का अपने एक एजेंडे के तहत काम करते हैं। और यही एजेंडा है टीएमसी का, आरजेडी का, जेडीयू का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, कि कैसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करो, कैसे मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करो। हमने देखा है कि वो कोलकाता, जहां मां दुर्गा की लगातार वहां प्रतिमाओं का उनकी पूजा होती है, सबसे ज्यादा देश में पूजा होती है, वहां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर कैसे रोक लगाई जाती है, कैसे वहां पर मजहब विशेष के लिए पहले आरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। हमने देखा है कि बंगाल में कैसा तुष्टीकरण होता है और कैसा रामनवमी के अवसर पर कैसे दंगे कराने का प्रयास होता है, कैसे जानबूझ करके संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। यह हमने देखा है। इसलिए मानव जायसवाल, आप मत कहिए कि आप जाति नहीं देखते, आप मजहब नहीं देखते। सच यह है कि बिना मजहब और जाति के आप राजनीति एक दिन कर नहीं सकते। आप मजहबी तुष्टीकरण करते हैं, जाति आधारित राजनीति करते हैं। मानव जायसवाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी ओपनिंग रिमार्क्स है, मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहती हूं। अनुराग भदौरिया जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सब निकल चुके हैं और बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना चाहते हैं। अब ये बता दीजिए, अखिलेश यादव इस ट्रेन पर बैठेंगे, नहीं बैठेंगे? और क्या आपका भी मुद्दा वही रहेगा? एक तरफ जहां मुस्लिम कोटा रद्द होने की बात हो रही है, जहां अतीक जी के बारे में जो आपकी सोच है उस पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गर्मी ठंडी हो गई। अब मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मैं एक बात आपको साफ कर दूं, हम ये डिफरेंट पार्टियां हैं, सबका अपना अपना दल है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का बात है। जब राष्ट्र की बात आती है, जब राष्ट्र के मुद्दे आते हैं, जहाँ पे महंगाई के मुद्दे आएंगे, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, समाज में किसान के मुद्दे हैं, महिला अत्याचार के मुद्दे हैं, इस सब करप्शन के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे सारा विपक्ष एक साथ आपको नजर आएगा,
क्योंकि राष्ट्र बचाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती है, ना भ्रष्टाचार पे चर्चा करना चाहती है, ना यहाँ रोजगार पे चर्चा करना चाहती है, ना महंगाई पे बात करना चाहती है, ना युवाओं के भविष्य के बारे में बात करना चाहती है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिससे ध्यान भटकाने के लिए बहुत तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन विपक्ष ने तय कर लिया है कि राष्ट्र बचाना है। किसी भी दल से, किसी भी व्यक्ति से राष्ट्र बड़ा होता है और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है। तो हम ये तैयार हैं कि किस तरह से हमें अपने राष्ट्र के नाम पे सारा विपक्ष एक साथ आपको नजर दिखाई देगा, क्योंकि जब राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अपने मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के मुद्दों पे तो चर्चा ही नहीं करना चाहती ना। दिक्कत यह है, वो अपने मुद्दों पे बात करना चाहती है, वो अपने मुद्दे चलाना चाहती है। उसे सत्ता कैसे मिल जाए, कैसे डिवाइड एंड रूल हो, कैसे नफरत की राजनीति को बढ़ावा मिले, उसे सत्ता चाहिए। हमको राष्ट्र चाहिए। तो आपका कहना यह है अनुराग भदौरिया जी के माफिया डॉन आपका मुद्दा नहीं है, मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिम कोटा आपका मुद्दा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये मान लूं? सवाल ये कहां से आ गया कि मुस्लिम माफिया कोई भी हो, माफिया का ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है, और इस देश में संविधान और कानून है और उसको उससे न्याय मिलेगा, सजा मिलेगी। अगर कोई बदमाश है, माफिया है, गुंडा है, तो उसको आजीवन कारावास, फांसी की सजा मिलेगी। ये जो मुस्लिम माफिया है, ये ख्याल आपके दिल में था, आपके दिमाग में था। मैंने तो सिर्फ माफिया कहा, मैंने तो मुस्लिम माफिया कहा ही नहीं, मैंने सिर्फ माफिया कहा। पता नहीं वारिस पठान जी आए नहीं पैनल पर कि आपको मुस्लिम माफिया की बात याद आ जाती है, क्योंकि उनके लिए अतीक अहमद है एक्स मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वारिस पठान साहब को देखते ही आपको मुस्लिम माफिया याद आ गया। मैंने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल, मैंने तो मुस्लिम कोटा की बात की थी जो अमित शाह का बयान था। लेकिन पठान साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। अब कोटा बंद हो रहा है, 12% तेलंगाना का, 4% कर्नाटक का। यही मुद्दा रहेगा क्या 2024 के चुनाव का? और यही एक मुद्दा है जिस पर पूरा विपक्ष साथ आ पाएगा? देखिए नविका जी, अभी आपने कहा मैं मुस्कुरा रहा हूँ, बिल्कुल मुझे मुस्कुराना आ रहा है इस बात पर कि देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। मुसलमान रिजर्वेशन का आपने सवाल किया तो किस तरह से काट गई, यही तो है ना इनकी नीति, मुसलमानों को स्टेज से भी धक्का मार दिया जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बीजेपी और समाजवादी तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। इनको भी, समाजवादी को भी मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन की बात आई तो ये पल्ला झाड़ दिए। अब मैं कहूँगा अमित शाह जी ने तेलंगाना के अंदर जाकर कहा कि हम अगर सत्ता में आ गए बीजेपी तो हम मुसलमानों का रिजर्वेशन हटा देंगे, मुस्लिम वर्ड यूज किया। मैं बताना चाहूंगा कि मुसलमान रिलीजन की बुनियाद पे रिजर्वेशन नहीं ले रहा है। जो मुसलमान का ओबीसी कैटेगरी है, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उस बुनियाद के ऊपर उसको 4% रिजर्वेशन मिलता है। अभी अमित शाह जी पढ़ के नहीं आते, इसलिए इनको समझाना पड़ेगा कि कितने कमीशन के रिपोर्ट है, कृष्णन कमीशन का रिपोर्ट है, वहाँ पर सुधीर कमीशन का रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि मुसलमान जो सोशली एजुकेशनल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया, रिजर्वेशन मिल रहा है। तो कहाँ से संवैधानिक बात ये हो गई। बात नंबर 2, अभी आप खुद देखिए कि रिजर्वेशन तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने कहा कि 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में देना चाहिए। अरे उच्च न्यायालय का फैसला है मुंबई की हाईकोर्ट का, तब भी ये लोग रिजर्वेशन नहीं दे रहे। तो मुसलमानों से इतनी दुश्मनी क्यों है आपको, खास तौर से पासबंदा मुसलमानों से बीजेपी को इतनी नफरत क्यों है? मोदी जी तो कहते हैं कि जाइए पासबंदा मुसलमान के पास, उनसे मिलिए, उनसे मुलाकात करिए, और यहाँ पासबंदा मुसलमान चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बने, एक दिन नाविका जी की तरह एक बड़ा एंकर भी बन जाए देश का। मगर नहीं, ये लोग को उसका रिजर्वेशन हटा देना है। सुनिए, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा, वारिस पठान रिजर्वेशन का डिमांड उन लोगों के लिए कर रहा है कि जिन माँ बाप के अरमान है कि हमारा भी बच्चा पढ़ लिख कर देश का एक बड़ा नागरिक बने, देश का एक पक्का सच्चा डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बन के नाम रोशन करे देश का। और क्यों मुसलमान से नफरत? मैंने हमेशा कहा नाविका जी, मेरी असेंबली की स्पीच आप उठा के देख सकते हो, मैंने स्पीच में कहा था कि मुसलमान एक देश अगर एक झाड़ है, झाड़ के अंदर पत्ते, मुसलमान इस झाड़ की जड़ है। आप जड़ को मजबूत करिए, पेड़ मजबूत होगा, फल अच्छे आएंगे। मगर नहीं, यहां तो अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। किस तरह से आप हटाएंगे रिजर्वेशन को? चलिए बताइए पठान जी, ईडब्ल्यूएस कोटा अगर होता, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा होता, गरीब लोगों का कोटा होता, तो पिछड़े हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको कोटा मिलता। अब आप हैं
कि आपको चाहिए सिर्फ रिलीजन बेस्ड कोटा, धर्म के आधार पर कोटा, और यही है नहीं, गलत गलत, मैं तो बोल रहा हूं धर्म के आधार पर रिलीजन बेस्ड रामनवमी हो तो पत्थर चलेंगे, लेकिन इफ्तारी हो तो सब मिल बांट के बैठेंगे। सवाल तो इस बात में भी पूछा जाएगा ना, ममता जी से भी पूछा जाएगा, कांग्रेस पार्टी से भी पूछा जाएगा कि भाई रामनवमी से क्या दिक्कत है, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा। और सुभराष्ट्र जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ 2024 में एक ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सारे विपक्ष को साथ ला सकता है? क्योंकि बीजेपी जिस तरह से अपने पत्ते खेल रही है, उन्होंने सीधा साफ कर दिया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ गरज रहे हैं माफिया को लेकर, दूसरी तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं कोटा हटा दो, मुस्लिम कोटा हटा दो, धर्म के ऊपर कोई कोटा नहीं होगा। क्या यही एक मुद्दा है जिससे ये सारे इकट्ठे आ जाएंगे? नाविका जी, आपने प्रश्न थोड़ा टफ पूछा है। अगर आपने ये पूछा होता कि किस आधार पर विपक्ष हारने वाली है 2024, तो मेरे लिए व्याख्या करना ज्यादा आसान थी। लेकिन अब आपने बहुत स्ट्रेटेजिक सवाल पूछा है कि आखिर विपक्ष किन मुद्दों पर साथ आ सकती है, किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को आज की डेट में चैलेंज किया जा सकता है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि रीजनल पार्टीज और रीजनल पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स पे भारी पड़ सकती है अगर रीजनल पार्टीज अपना ईगो थोड़ा थोड़ा कम करके, और जो नेशनल ऑपोजिशन की जो भी पार्टीज हैं, अगर वो अपना ईगो थोड़ा कम करके एक नेगोशिएशन टेबल पे बैठे और अपनी चुनावी हैसियत के अनुसार सीटों का जो बंटवारा हो वो हो, नेगोशिएशंस हो वो हो, तब तो मुझे विपक्ष का कोई फ्यूचर दिखता है। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, या वो बिहार में हो, या वो छत्तीसगढ़ में हो, वो हर जगह वही वर्चस्व चाहेगी जिस वर्चस्व के साथ आज वो राजस्थान की सरकार में है या छत्तीसगढ़ की सरकार में है। और ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप तेलंगाना पॉलिटिक्स की बात करें तो आपको एआईएमआईएम को सीट उतनी देनी पड़ेगी जितने की वो हकदार है, लेकिन क्या कांग्रेस वो सीट सीड करने को तैयार है? ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मुझे लगता है कि जो वारिस पठान जी ने जो बहुत घुमा फिरा करके बात कही, मैं बहुत स्पष्ट बात कह देती हूँ। देखिए, मामला हिंदू मुसलमान ही रहने वाला है। सिंपल रीजन इसका यह है कि आप ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करें, एससी एसटी पॉलिटिक्स की बात करें, लेकिन अगर आपको पॉलिसी वाइज एक स्टैंड लेना हो तो क्या आज वारिस पठान कह सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस देश में जातिगत जनगणना और जो धर्म के आधार पर जो भी सेंसस होता वो सब कुछ बंद करवा दिए जाएं, हम अपने आप को केवल भारतीय के रूप में आइडेंटिफाई करें और केवल इकोनॉमिकली अपने आप को हम सेग्रीगेट करके देखें और उस हिसाब से रिजर्वेशन हो? आज वारिस पठान जी कह दें, इनकी जो पार्टी है जिसके नाम में ही ऑल इंडिया मुस्लिमीन है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये हवाई बातें हैं, लफाजियां हैं कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग आगे बढ़े। एक्चुअली इस देश में नाविका जी ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती। सभी पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती हैं कि कहीं से ब्राह्मण वोट उठा लिया जाए, कहीं से यादव वोट उठा लिया जाए, यादव मुस्लिम समीकरण को ठीक किया जाए और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती चले। मुंह लब्बो लुआब यही है, और इन चीजों से ऊपर उठ करके राजनीति हमारे देश में, सही कह रही हैं आप सुभ्राष्ट्र जी, और आपने राजनीतिक स्तर पर ये स्टडी किया है, आप स्टडी के बेसिस पर कह रही हैं, ये सिर्फ देश की राजनीति देख कर नहीं कह रही हैं। और लोकेश जिंदल जी, मेरा आपसे यही सवाल है, एक तरफ आपको कौन आगे कर प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट है वो देगा कि नहीं देगा, इस पर काफी कहानियां छप रही हैं। जब नीतीश कुमार जी आकर मिलकर गए हैं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस लीडर से, लेकिन इसके बाद सवाल यह है कि बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि ओबीसी सेक्शंस का कोटा हम नहीं लेने देंगे, आपको रिजर्वेशन करना है, आरक्षण करना है तो पिछड़ों के लिए करिए, उसमें साथ रहेगा, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं चलने देंगे। एक तरफ यह है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपना माफिया खत्म करने की बात कह रहे हैं, और तीसरी तरफ क्या है, ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी को जीरो करना है। भाई होगा कैसे जब तक सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी? वहां अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं है। उधर पवार जी कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट तो हो नहीं रही, अभी तो पता नहीं महाविकास आघाड़ी भी आगे जाएगी कि नहीं। तो लोकेश जिंदल जी, ये तो रायता काफी फैला हुआ है। नमस्कार नाविका जी।
नाविका जी, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा कि किन मुद्दों के ऊपर विपक्ष इकट्ठा आ सकता है। वो मुद्दे आर्थिक होंगे, महंगाई और बेरोजगारी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि वर्तमान में सरकार ये कैपेबल नहीं है कि इन मुद्दों को डील कर पाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन मुद्दे पर चर्चा करने से भी सरकार बच रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके पास जवाब नहीं है। देखिए, आज राज्य की जितनी भी सरकारें हैं उनके पास सेंटर से जो फंड्स लेना है वो सभी डेफिसिट में। सेंटर को आज भी बिजली से लेके जो रेवेन्यू डेफिसिट रहता है, जितना प्रोसीड्स देना, इनकम टैक्स, इन सब का जो अगर अकाउंट बुक देखें तो इसमें सेंटर ने काफी जगह पर अभी भी पेमेंट्स नहीं दी है स्टेट्स को। दूसरी बात, राज्य के अंदर कुछ राज्यों को बढ़ावा मिल रहा है, कुछ राज्य बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ राज्य कम कर रहे हैं। इससे रीजनल इनइक्वालिटी के तहत एक रीजनल कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ता जा रहा है, जो कि केंद्र के खिलाफ है, केंद्र भाजपा नीति के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। तीसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म करने की, तो माफिया राज खत्म करने का ये तरीका नहीं होता कि आप पुलिस को ही माफिया बना दो। अगर किसी भी तरह से सरकार असंवैधानिक ढंग से चलती है, इससे उसके असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। जैसे उन 3 लड़कों ने अतीक अहमद की हत्या कर दी। तो आज अगर हम पूरे देश में देखते हैं, एक तरह से अस्थिरता का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद फटकार लगाई है कर्नाटका गवर्नमेंट को कि जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम कोटा हटाया है वो बहुत ही अस्थिर और गलत है। तो मुस्लिम कोटा हटा देना, तुष्टीकरण की राजनीति कर लेना, जाति के आधार पर लोगों को बांट देना, आर्थिक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका देना, इससे राजनीति सफल नहीं हो पाएगी। भाजपा को अंत में लोगों के पास जाना होगा, और जब वे जाएंगे लोग सवाल पूछेंगे कि आपने इन मुद्दों के बारे में क्या किया, इन मुद्दों के बारे में। और जब वे इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन मुद्दों की चर्चा करेंगे, उस समय इनके पास जवाब नहीं होंगे कि जो चीज के बारे में इन्होंने 5 साल से चर्चा नहीं की, अब इनके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो आर्थिक मुद्दों के आधार पर ही सभी विपक्ष एकत्र होगा, एकत्रित सामने आएगा। ये समय की समय की मांग रहेगी। आर्थिक मुद्दे सुनाई कहां दे रहे हैं? कौन सी विपक्ष की पार्टी ने आर्थिक मुद्दे उठाए हैं? राकेश त्रिपाठी जी, आप समझा दीजिए। जनता सुन रही है, देख रही है टाइम्स नाउ नव भारत, और जानना चाहती है कि भाई कहां है आर्थिक मुद्दे, कौन से लोगों के मुद्दे उठा लिए विपक्षियों ने? नाविका, ये सही कह रहे हैं, लोकेश जिंदल की बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये सही कह रहे हैं कि आर्थिक मुद्दों के आधार पर ही विपक्ष एकजुट होगा, लेकिन ये आर्थिक मुद्दे इनके अपने अपने आर्थिक मुद्दे हैं। अपना अपना जो अर्थ का इनका तंत्र है ना, जो पूरी तरह से डिरेल हो गया है, उसके लिए एकजुट होना चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार से काली कमाई अकूत तो इकट्ठा कर रखी थी, जिस पर कठोर प्रहार आज नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, उसके लिए एकजुट होना चाहते हैं कि कैसे सारे भ्रष्टाचारी मिलकर के एकजुट हो जाएं और अपने आप को बचाएं। 4,771 करोड़ रुपए पे जब्त करने का काम किया था ईडी ने पूरे 9-10 वर्षों के कार्यकाल में, जब तक यूपीए सरकार थी। 1 लाख करोड़ रुपए जब्त करने का काम किया है ईडी ने आज 9 वर्ष के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। तो निश्चित तौर पर आर्थिक मुद्दा ही तो है, जिसके वजह से सब एकजुट हो रहे हैं। ममता बनर्जी के कैबिनेट में भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर छापा पड़ रहा है। उधर ऐसा क्यों हो रहा है कि केवल विपक्ष के पीछे ही आप सीबीआई और ईडी को दौड़ा देते हैं? पूछताछ चल रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, सीबीआई पूछताछ कर रही है, तो इसलिए परेशानी है। सही बात है का दाम जो है आसमान छू रहा है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? भदौरिया कह रहे हैं ये राष्ट्र को बचाने के लिए हम सब एकजुट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लोकेश जिंदल जी, आपके मुद्दे सारे सही हैं, आपके मुद्दे सारे सही हैं। लोकेश जिंदल जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, पवार साहब आपके साथ हैं या नहीं है? बिल्कुल हमारे साथ है। कहां अभी है? हाल ही में वो तो अदानी जी के साथ दिख रहे थे कुछ ही दिन पहले। देखिए, वो उनके साथ दिख सकते हैं, लेकिन दिल में तो हमारे हैं, और पवार साहब हमारे ही हैं, हमारे ही रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए उस चीज में। पवार साहब कहीं नहीं जाने वाले, ना ही हम उन्हें कहीं जाने देंगे। ज़बान पे क्या, दिल में क्या, अब ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं मानव जायसवाल जी। मानव जायसवाल जी, आप ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सब मिल रहे हैं, मुझे आप बता दीजिए पवार साहब आपके इस गठजोड़ के साथ हैं या नहीं हैं? उन्होंने बस कुछ ही घंटों पहले एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सीट शेयरिंग पर सारा मामला टिका हुआ है। कांग्रेस के साथ अगर सीट शेयरिंग पर अग्रीमेंट होगी तभी महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ पाएगी। तो मुद्दा यह है कि पवार साहब हैं या नहीं है, महाविकास आघाड़ी है या नहीं है। अगर आघाड़ी उतर गई पटरी से तो बाकी की विपक्ष कैसे इकट्ठा होगी? और अखिलेश जी से क्या आपको संदेश आया, साथ है या नहीं है? नविका जी, बहुत सुंदर सी बात आपने कही। पवार जी ने एक स्टेटमेंट दिया
कि भाई सीट की जो शेयरिंग है उसके ऊपर हम विचार करेंगे, उसके ऊपर ही सब डिसीजन होगा। तो निश्चित रूप से अभी तक तो वो महाविकास आघाड़ी के साथ है, ये वर्तमान है। भविष्यता क्या है हम बता देते हैं। हमारे लिए सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है कि भैया जो बेरोजगार है हमारे देश में, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए जो माताएं हैं उनको सुरक्षा देने की हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए हमारे देश में जो भाईचारा खत्म करके ये गोली मारो जो सरकार चला रहे हैं उसके विपरीत हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए भ्रष्टाचार वाले जो सरकार है, माथे से लेके पैर तक पूरी की पूरी, भाई जब इनके गुरुजन ही भ्रष्ट है तो भाई भाजपा से कुछ एक्सपेक्टेशन तो हो नहीं सकती। भाई जो अदानी का नाम लेते रहते जलाशय, मैंने ग्लास को घटक घटक के पी लेते हो और फिर मुंह से बात नहीं निकल पाती हो, और अदानी का नाम कोई पैनलिस्ट नहीं तो अडानी, ये सच्चाई है। अडानी जी का तो बड़ा प्लांट आपका है, इन्वेस्टमेंट समिट पे आपके आते हैं, आप कुछ कह रहे हैं, तस्वीरें कुछ कहती हैं। सुब्राष्ट्रा जी 2-2 हजार की गड्डियां कहां से निकली थी? किसने देखा था 72 करोड़ रुपए किस मंत्री के साथी के घर से निकल रहा था? ये भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने वाले आज तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जब कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कन्नौज में 194 करोड़, अदानी के 40,000 करोड़। मेरे दिमाग ये इन्होंने जितने भी मुद्दे गिनवाने का प्रयास किया मानव जायसवाल जी ने, हर एक मुद्दे पे मुझे एक एक इमेज याद है। मानव जी जैसे मानव जी थोड़ा शांत हो जाइए। मानव जी अब आप सुब्राष्ट्रा जी को भी सुन ले। मानव जी शांत हो जाइए। एक एक करके मानव जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बोल रहा था, मन से बात निकाल देता, अब आपने काट लिया। अब सुब्राष्ट्रा जी कुछ बोलेंगी, लेकिन कोई बात नहीं। भ्रष्ट सरकार है, ये कोई लायक नहीं है। आप बहुत नाराज रहते हैं, थोड़ा सुब्राष्ट्रा जी को सुन लीजिए, उसके बाद समय नाराजगी नहीं होगी मैडम। देखिए रोजगार है नहीं, महिलाओं का अपमान हो रहा है, देश में बच्चों को दंगई बनाया जा रहा है, टेररिस्ट बनाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक महिला बोलना चाह रही है, उनको तो बोलने नहीं दे रहे आप। महिलाओं के अपमान पे क्यों बात कर रहे हैं? मानव जी सुब्राष्ट्रा जी को सुन लीजिए, फिर बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे देश के। पहले सुब्राष्ट्रा जी सुन लीजिए। नविका जी, मुझे तो हंसी आती है सुन करके ये सारी बातें जो मानव जी एक एक करके मुद्दे गिनवा रहे हैं। अगर वेस्ट बंगाल को उन्हीं पैमानों पर अगर देखा जाए, उन्हीं मानकों पर देखा जाए, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी लफाजियां हैं, कोरी लफाजियां हैं। इन्होंने कहा महिला सुरक्षा की बात। मुझे याद आता है कि जब बंगाल चुनाव हुए थे उसके बाद एक माता जी का वीडियो वायरल हो रहा था, वो वीडियो और फोटो दोनों वायरल हो रहा था। कितनी निर्ममता और निशंसता के साथ उनको पीटा गया था, सिर्फ इसलिए कि वो टीएमसी को सपोर्ट नहीं करके वो इनके विपक्ष को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखिए मानव जी बोलने नहीं देंगे। महिला सुरक्षा की इनको इतनी चिंता है, लेकिन महिला की एक आवाज नहीं सुन सकते ये लोग टेलीविजन पर। तो ग्राउंड पे क्या करते होंगे इसका अंदाजा लगाया ही जा सकता है। इसके अलावा ये कह रहे हैं बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। भाई बंगाल से जितना माइग्रेशन होता है मानव जी, और एक ट्राइबल लड़की के रेप का मामला भी चल रहा है बंगाल में, और बीजेपी ने वो बहुत सारे विजुअल्स ट्वीट भी किए हैं, वायरल हैं, और आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मानव जायसवाल जी, मानव जी आप पानी का चिल्लाएंगे, जितना मेरी आवाज दबाएंगे उतना ज्यादा पी लीजिए और थोड़ा सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। महिला मुख्यमंत्री प्राण चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप पूरा लीडर होकर बोलिए कि ये चोर सरकार है। बोलिए अदानी का पैसा कहाँ से आया? मैं तो आप बोलने देंगे तब तो मानव जायसवाल, आपके डायलॉग उनको आप बोलने देंगे तब तो। आप तो टेलीविजन पर ये गुंडाई कर रहे हैं। बोलिए, ताली मारिए। नहीं, आप उनको अपने डायलॉग बोलने देंगे या आप लिख कर देंगे डायलॉग? मानव जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मानव जी। सुब्राष्ट्रा जी। नहीं, सुब्राष्ट्रा जी अच्छा बोल रही है। नाविका जी, मैं बिल्कुल भी इनके बिहेवियर से सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि संसद में इनकी जो एक नेताइन है वो चीख करके अपनी बात रखती हैं। टेलीविजन पर ये लोग आते हैं इतना फ्रस्ट्रेटेड होकर चीख के बात करते हैं कि सामने वाले की सुनना नहीं है, और ये लोकतंत्र बचाने निकले हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र। भैया भाजपा से आपको दिक्कत है तो आप मुझसे काहे उलझ रहे हैं? भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ, उनसे उलझिए, हमसे काहे उलझ रहे हैं भाजपा को लेकर? अरे भाजपा की तो आपको लगता होगा ऐसा। मैं आपको लगता होगा ना मानव जायसवाल, आपके हिसाब से मेरी आइडेंटिटी डिफाइन होगी क्या? टीएमसी के
टीएमसी के नेता डिसाइड करेंगे टेलीविजन पर मीडिया सुब्राष्ट्र जी राजनीतिक विशेषज्ञ है, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर उन्हें नहीं बुलाया है। आप इस तरह से उन्हें बोलने का भी मौका नहीं देंगे तो सही नहीं है ना। इट इज अनफेयर और डेमोक्रेटिक नहीं है। जिस लोकतंत्र को आप बचाना चाह रहे हैं उस लोकतंत्र में सुब्राष्ट्र जी को भी बोलने का उतना ही हक है जितना आपको है। तो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। थैंक यू। नाविका जी बहरूपीय लोगों को मत बुलाएं। नाविका जी मैं तो आज आपके टेलीविजन डिबेट के माध्यम से मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आपके डिबेट के माध्यम से टीएमसी की पूरी पॉलिटिक्स एकदम एक्सपोज हो चुकी है। ये तो दिख रहा है कि इन लोगों के साथ अगर आप ग्राउंड पे हैं और आप इनके खेमे में नहीं है तो ये आपका क्या हश्र करेंगे। जब ये नेशनल टेलीविजन पर एक पैनलिस्ट को इस तरीके से लेबल करके और इतना नहीं लेबल करके आप अगर इतना आतंक फैला सकते हैं तो आपके यहाँ ग्राउंड पर तो हमारे जैसी महिलाएं सेफ ही नहीं है ना मानव जायसवाल। मैं तो फील कर सकती हूँ कि मुझे एक मॉब है जो कि बिल्कुल लिंच करने के लिए आगे बढ़ रही है। ज्यादा क्या हो गया आप डिसाइड करेंगे ज्यादा हो गया या नहीं। अच्छा मेरी फीलिंग्स चलिए टीएमसी डिसाइड करेगी। ये व्यक्तिगत टिप्पणियां शायद दर्शकों के लिए ये जरूरी नहीं है, मुद्दे जरूरी होते हैं। और मानव जायसवाल जी अच्छा होगा हम मुद्दों पर वापस आए। एसके प्रसाद का लखनऊ से सवाल है, अनुराग भदौरिया से पूछ रहे हैं। मेरा सवाल है कि इतने सबूतों के बाद भी अतीक अहमद को माफिया और गुंडा बोलने से शर्माते क्यों हैं आप? अनुराग भदौरिया जी। देखिए वो शायद उनका सवाल ही गलत है। कोर्ट ने ही बता दिया था, कोर्ट ने ही सजा दे दी थी, तो कोर्ट ने ही बता दिया कि माफिया है। तो उनको कोर्ट पे अगर यकीन नहीं है तो भाई उनकी सोच पे मुझे तरस आता है। दूसरी बात मेरा तो सवाल दूसरा है। मेरा सवाल है क्या फैसला वोट पे होगा? क्या एक गुंडे को दूसरा गुंडा मार देगा? नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अरे बिल्कुल माफिया। इसमें पूछने वाली क्या बात है भाई? कोर्ट ने सजा दे दी थी, आजीवन कारावास दे दिया था, लेकिन क्या फैसला रोड पे होगा? क्या एक गुंडे को दूसरा गुंडा बदमाश आके मार देगा? क्यों बुला रहे हो भाई? छोटी मोटी अरे मैंने कह रहा हूं कोर्ट का हम समाजवादी लोग कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कोर्ट ने अगर किसी को सजा दे दी तो सजा दे दी, फिर वो सजा आफ्ता हो गया, लेकिन क्या फैसला रोड पे होगा? एक बदमाश को दूसरा बदमाश आके गोली मार देगा तो क्या न्याय? इसके मतलब न्यायालय बंद कर देना चाहिए? इस पे चर्चा क्यों नहीं होगी? तो क्या इस तरह से आज गोली उधर चलेगी, कल गोली इधर चलेगी? गुंडा नहीं था, बदमाश था। राकेश त्रिपाठी जी। अरे भाई क्या राकेश त्रिपाठी जी, माफिया नहीं था, माफिया नहीं था, माफिया नहीं था, गुंडा नहीं था, बदमाश था। राकेश त्रिपाठी जी। देखिए सच्चाई ये है कि माफिया को माननीय सांसद बनाने का काम इसी समाजवादी पार्टी ने किया। तैयार नहीं है। 2004 में फूलपुर से सांसद तो आप ही नहीं बनाया था ना, साइकिल के सिंबल पर, साइकिल के चुनाव निशान पर। और बाकायदा उत्तर प्रदेश में मुझे याद है, वो ठीक ढंग से याद है घटनाक्रम कि 2005 में राजू पाल आपको मौका देती हूँ तब तो आप बोलते नहीं है। आपको मैंने मौका दिया था कि आप माफिया कहिए, आपने बोला नहीं। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, राकेश त्रिपाठी जी बता रहे हैं। आप दबाने की कोशिश करते हो, आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सपोर्ट मैं कहां से डाल रही हूँ? मैंने तो दर्शकों का सवाल आपके सामने रखा। अब दर्शक पर मत गोली बरसाइए ना प्लीज। आप बोलिए गलत हुआ। नहीं आप सपोर्ट करते हो इस तरह की फीलिंग को, आप सपोर्ट। मैं 50,000 बार बोल चुकी हूँ, आज भी बोला है कि सड़कों पर फैसले नहीं हो सकते, लेकिन अतीक अहमद का जो अतीत था, खून से सनी हुई दीवारों का, वो भी मुझे दिखता है। अब आपको क्यों नहीं दिखता? आपको चश्मे की जरूरत है, ये आप तय करिए। लेकिन अनुराग त्रिपाठी जी मुझ पर AK-47 मत चलाइए। राकेश त्रिपाठी जी जवाब देने में सारे फेडर डाउन। नाविका, वास्तविकता में अनुराग भदौरिया के लिए अतीक अहमद माफिया नहीं, अतीक अहमद को माफ किया था और इसीलिए माफ करके उस माफिया को इन्होंने संसद भवन पहुंचाया था। 2005 की घटना मुझे याद है और मैं दर्शकों के साथ साझा करूं कि कैसे राजू पाल की हत्या के बाद जब उत्तर प्रदेश की पुलिस
अतीक अहमद को गिरफ्तार करना चाहती थी तो प्रयागराज में एक जनसभा में मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को क्लीन चिट दी थी। मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी के और उन्होंने क्लीन चिट देकर के कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अतीक अहमद में इसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, फिर भी मेरे कहने से अतीक अहमद सरेंडर कर रहे हैं। जरा कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का मोरल कहां रहा होगा। यानी माफिया को माफ किया, ये माफी देने वाले थे माफियाओं को। क्यों? क्योंकि उसका मजहब इनको वोट दिलाता था। मजहबी तुष्टीकरण करने के लिए माफियाओं का इस्तेमाल करते थे और इसीलिए आज अतीक अहमद की हत्या पर जितनी पीड़ा अतीक अहमद के परिजनों को है उससे ज्यादा पीड़ा समाजवादी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को है। इसीलिए मातम पुरुषी करने का लगातार काम कर रहे हैं। इन्हें बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक माफिया की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी के भीतर किस तरह से राजू पाल की हत्या हुई उस पर पीड़ा नहीं होती है कि पुलिस कस्टडी में, पुलिस सुरक्षा में किस तरह से कृष्णानंद राय की हत्या हुई, जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, 67 गोलियां जिनके शरीर के भीतर लगी थी, उस पर इनको पीड़ा नहीं होती है। उमेश पाल जी के जो अंगरक्षक थे संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस के गनर, उनकी हत्या जब होती है तब उस पर इनको पीड़ा नहीं होती है। दर्शकों का राम कुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, विपक्ष एकजुट होना चाहता है लेकिन क्या खिचड़ी सरकार कामयाब होगी? सवाल नंबर 2 एचएस चोपड़ा का अमेरिका से, कह रहे सिख भी अल्पसंख्यक हैं, जैन भी अल्पसंख्यक हैं, तो फिर सिर्फ मुस्लिम आरक्षण की ही बात क्यों होती है? पहले आप वारिस पठान जी जवाब दीजिए और फिर अगला सवाल मैं लोकेश जिंदल जी से पूछूंगी। वारिस पठान जी। देखिए, मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे अभी बीजेपी वाले चिल्ला पुकार के उत्तर प्रदेश में सब सही हो गया, ये हो गया। मैं बताना चाहूंगा नाविका जी आपको, आपके दर्शकों को, कि उत्तर प्रदेश में वाकई में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। पहले उत्तर प्रदेश का कुछ युवा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ युवा ये सोचता था कि मैं गांधीवादी बनूंगा, कुछ सोचता था मैं अंबेडकरवादी बनूंगा, मैं अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट बनूंगा, कुछ युवा सोचता था मैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसा फिल्म स्टार बनूंगा, कुछ युवा के मन में था मैं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसा एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहूंगा। लेकिन आज कुछ युवा जिसको इतना रेडिकलाइज किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा द्वारा, वो ये सोचता है कि मैं अब लॉरेंस बिश्नोई बनूंगा, मैं दिन दहाड़े पुलिस की आंखों के सामने इतनी गोलियां फायर करूंगा कि मेरा नाम चर्चा में आ जाए, मैं बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा और मैं एक दिन लॉरेंस बिश्नोई बनूंगा। ये तो हालत कर दिया बीजेपी ने। तो पहले तो आपको ये रेडिकलाइजेशन जो बढ़ रहा है इसको रोकना चाहिए, एक एंटी रेडिकलाइजेशन को बिल लाना चाहिए। आप ये भी कहिए कि जो लोग जाकिर नाइक के टेप देख देख कर रेडिकलाइज हो रहे हैं वो भी गलत है। मैं तो बोल रहा हूँ, बोलिए। केरल का युवा अरे है। मैं रेडिकलाइजेशन, मुझे पता था कि मैं जब रेडिकलाइजेशन की बात करूंगा तो नाविका जी आप यही बोलेंगी, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। आपको रेडिकलाइजेशन की बात करो तो आपको मुसलमान युवा दिखता है। अरे देखिए ये जो 3 युवा ने जिसने मारा अतीक को, माफिया था, अंडरवर्ल्ड था, डॉन था, जो भी था, दिखे तो वो बीमारी नहीं है और किसी को दिखे तो बीमारी हो जाती है। बताइए ना मुझे नाविका जी, आपको मैं हमेशा दोनों पक्ष रखती हूँ, मैं हमेशा दोनों पक्ष रखती हूँ वारिस पठान जी। बताइए, सबका दूध का दूध चाय का पानी हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। अरे कहां दोनों बात रख रहे हो आप? बताइए वो एनवलप की बात आप क्यों नहीं कर रहे हो? चलिए पूछिए त्रिपाठी जी को बैठे हुए यहाँ पे, जो अतीक ने एनवलप में लिखा था कि मुझे डर है इनसे, मेरा कत्ल कर सकते हैं, उसके वकील को, वो आज योगी के पास है, वो एनवलप क्यों नहीं खोलते आप? लाइए पब्लिक के सामने। ये टेरर मॉड्यूल के जो आरोपी आके मारे अतीक को, कौन उनका सरगना है, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किसने उनको ट्रेनिंग दिया? एक्सपर्ट्स बोलते हैं नाविका जी के इतने ट्रेंड थे ये, कम से कम इतनी फायरिंग प्रैक्टिस की होगी लोगों ने जो जाके आके मार सके। ये इतना प्रिसिशन के साथ मार रहे थे ये लोग, किसने ट्रेनिंग दिया इनको, कौन था इनका सरगना? सबकी इंक्वायरी होना चाहिए ना। अब इंक्वायरी नहीं करेंगे, बस अब सिर्फ ये बोलेंगे उत्तर प्रदेश साफ हो गया, क्लीन हो गया। जुडिशियल कमीशन है, चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी गई है, इंक्वायरी हो रही है, लेकिन आप है कि आपका दिल है कि मानता ही नहीं किसी बात को। उधर करके बेल पे आया, उधर सवाल एक और भी है, और ये सवाल लोकेश जिंदल जी आपके लिए भी है। मैं आ रही हूँ राकेश त्रिपाठी जी। लोकेश जिंदल जी, आपसे भी सवाल पूछ रही है जनता, और आपसे जनता ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। जो कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट तो होना चाहता है लेकिन क्या खिचड़ी सरकार कामयाब होगी? देखिए, खिचड़ी से भी भूख मिटती है जनता की। अब सरकार जब
महंगाई, बेरोजगार के साथ सरकार जनता को भूखा रखेगी तो भले ही खिचड़ी खिलानी पड़े, लेकिन भूख तो मिटानी होगी जनता की। आर्थिक मुद्दों के आधार पर सभी पक्षों में सहमति बनती है। पवार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि सीटों को किस तरह से बांटा जाएगा, इस पर एक आधार स्थापित हो जाएगा, सब में सहमति बन जाएगी। ये तो अच्छा है, बजाय उसके कि सभी पार्टियां एक सीट के लिए लड़े और वोट डिवाइड हो जिसका लाभ भाजपा को मिलता है। इससे तो बहुत अच्छा रहेगा कि पहले ही जो है सीट किस तरह से बांटी जाए, कंटेस्टिंग की जाए, किस तरह से काडर को मोबिलाइज किया जाए, ये पहले से ही निर्धारित हो जाए, क्योंकि इसी बात पर तो भाजपा खेलती है। भाजपा को पता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसकी जीत निश्चित नहीं है, वो तो चाहती है कि एनसीपी, कांग्रेस, सभी पार्टियां उसमें लड़े। एक और सवाल है पुष्पक जोशी का, इंदौर से सवाल है। नीतीश कुमार जो काम आज कर रहे हैं वही काम 2019 में चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे, आज वो सीन से गायब ही हैं। क्या यही हाल 2024 के बाद नीतीश कुमार का तो नहीं होगा? ये भी एक सवाल है। मोती गिरी गोस्वामी का जोधपुर से सवाल है, इस देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, फिर विपक्ष के नेता सिर्फ मुस्लिमों की बात क्यों करते हैं? ये सबका दर्द है राकेश त्रिपाठी जी। ऐसा क्यों है कि इनको एक ही धर्म विशेष नजर आता है? कोई इनको सिख, कोई जैन, ये माइनॉरिटी में नहीं दिखता, और हिंदू तो दिखते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये बात कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शुरुआत की और रीजनल पार्टियों ने इस बात को और आगे बढ़ाने का काम किया। और इतना ही नहीं है, केवल सामान्य मुसलमान की बात करते, पसमानदा मुसलमान की बात करते तो भी वाजिब होता। मुसलमानों के नाम पर तो ये आतंकवादियों की हिमायत करने लगते हैं, मुसलमान के नाम पर ये माफिया अपराधियों की हिमायत करने लगते हैं। उनको मुसलमान कौम का रहनुमा घोषित करने के लिए जो प्रयास करते हैं, वास्तविकता में मुसलमानों का सर्वाधिक नुकसान करने का काम ये करते हैं। अगर सामान्य मुसलमान की बात करते तो शायद कुछ बेहतर होता। आज उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब योगी आदित्यनाथ की बनी तो तरह तरह के इन्होंने शिगुफे उड़ाने का काम किया, लेकिन जो केंद्र सरकार को के तमाम आवास की योजनाएं थी उसका हिस्सा जब गिना गया ना, तो 27% से ज्यादा हिस्सेदारी योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुसलमानों को यूपी में देने का काम किया। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल नारा नहीं दिया, केवल मंत्र नहीं दिया, बल्कि इसको तंत्र में लागू करके दिखाया है। हमने आज जितनी भी विकास की योजना, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उसमें किसी का वारिस पठान जी, आपका दर्द क्या है? आपका दर्द क्या है वारिस पठान जी? आज दर्शकों को बता दीजिए। कोशिश करते रहे कि एक वोट बैंक बनाया जाए। क्या दर्द है आपका वारिस? आज बता देता हूं दर्द क्या है। मेरा दर्द यह है कि मोदी सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। मोदी सरकार, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर सिर्फ जुमला निकलता है। मोदी जी बोलते हैं पासमानदा मुसलमानों के नजदीक जाओ, उनको नजदीक लाओ, मगर जब पासमानदा मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात आती है तो अमित शाह आके बोलते हैं हम सत्ता में आएंगे रिजर्वेशन मिटा देंगे। अरे रिजर्वेशन रिलीजन के बुनियाद पे मांगा ही नहीं है, रिजर्वेशन रिलीजन के बुनियाद पे दिया ही नहीं है। रिजर्वेशन तो जो कमेटियां हैं, क्रिश्चियन कमेटी, सुधीर कमेटी, जो कहता है कि मुसलमान में एक जो वक्त है ओबीसी का पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको मिल रहा है रिजर्वेशन, तो इनको तकलीफ है। ये चाहते नहीं कि मुसलमानों का एम्पावरमेंट हो, ये चाहते नहीं कि पढ़ लिख के आगे बने, डॉक्टर बने, कोई काम करे। इसीलिए तो हम बोले कि 2014 से जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, एंटी मुसलमान सिर्फ काम कर रही है। कभी इनको हमारे हिजाब से नफरत, कभी इनको हमारे खानों से नफरत, कभी इनको मदरसों से नफरत, अब पढ़ाई लिखाई से नफरत। इनको चाहते नहीं है पढ़े लिख के आगे बढ़े। अरे देश उन्नति तब करेगा तब सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते। आप क्यों छोड़ना चाहते हो भाई? नहीं, किसी ने नहीं छोड़ा है। आरक्षण जो है वो 75 सालों से चला आ रहा है। सिर्फ मुद्दा इस बात का है कि आप ओबीसी आरक्षण में क्यों नहीं डाल सकते, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में क्यों नहीं डाल सकते? ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, आपको धर्म का आरक्षण क्यों चाहिए? और अगर धर्म का आरक्षण रखना है तो फिर सिख, जैन, इन सबको भी आप साथ में क्यों नहीं रखते? बिल्कुल आ रही हूं मानव जी आपके पास। एनके शर्मा रायपुर से पूछ रहे हैं ये सवाल, और अरिहंत जी चेन्नई से देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत, और सुनते हैं इन दोनों दर्शकों के ये सवाल। मेरा सवाल यह है कि मोदी के सामने विपक्ष का तुष्टीकरण का कोई कार्ड नहीं चलता, फिर भी क्या विपक्ष के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है? माफिया का अंत करो या मुसलमानों को खत्म करो, लेकिन बीजेपी ये तो बताए अपने बयानों से माहौल क्यों बनाती है? ओके, सवाल बाद में पूछूंगी बीजेपी से, लेकिन पहले मानव जायसवाल जी।
तुष्टीकरण, रिजर्वेशन, इन चीजों पर आप लोग इकट्ठा होते हैं, सीट शेयरिंग पर नहीं। दर्शक पूछ रहे हैं ऐसा क्यों? देखिए मैडम, ऐसी बातें नहीं है। जहां तक देश का सवाल है, आपको पता होना चाहिए 2024 की लड़ाई देश वर्सेस बीजेपी की है। जिस तरीके से इन्होंने कुशासन ला दिया है पूरे देश में, भ्रष्ट जो सरकारें हैं इनकी 40% से लेके ऊपर तक, जो हमारे जो गुरुजन हैं इनके, वही भ्रष्ट हैं, तो भाई दूसरे से अपेक्षा तो कुछ कर ही नहीं जा सकती। लेकिन जहां तक बात है, ये जो फ्लाइंग रिमार्क्स ये लोग दे देते हैं ना, ये त्रिपाठी जी जैसे लोग, भाजपाइयों का एक बहुत ही चल चरित्र बन गया, फ्लाइंग रिमार्क दे दो। अरे रामनवमी की जब यात्रा हुई थी, आपके साथ मैं डिबेट में था, उस समय हमारी भी यात्रा हुई, हमने सुबह सुबह यात्रा निकाली, हमारे से तो कुछ नहीं हुआ। हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमको पानी पिलाया, रसगुल्ले खिलाए, गुलाब जामुन खिलाया, हर चीज किया। राम लल्ला के ऊपर उन्होंने फूल चढ़ाए और हमने नारा दिया, राम लल्ला की निकली सवारी तलवार पर कलम है भाई। लेकिन ये क्या करते हैं, ये तो बच्चों के हाथ में तमंचे दे रहे हैं। और ये प्रूव हो जा रहा है, पूरा देश जाग गया है कि भाई भाजपा हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, ये अंग्रेजों की अनुयायी है। चलिए राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, जो मानव जायसवाल जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, और दूसरा जो सवाल दर्शक पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप बोल बोल के ऐसा माहौल क्यों बनाते हैं। दोनों सवालों के जवाब। नहीं, भारतीय जनता पार्टी बोलकर माहौल नहीं बना रही है, बल्कि हम करके जनता के सामने दिखा रहे हैं। इस देश में पहली बार अगर गरीबों के लिए यह सोचा गया कि उनको खुले में शौच से मुक्ति देनी चाहिए, उनके घर में शौचालय बनाना चाहिए, देश में पहली बार सोचा गया कि हर घर में हम नल से जल पहुंचाना चाहिए, देश में पहली बार यह सोचा गया कि जब कोरोना जैसी महामारी आती है तो सबके घर, देश के भीतर ये वैक्सीन विकसित करके सबको वैक्सीन मुफ्त में पहुंचाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमने केवल बयान नहीं दिए हैं, हमने करके दिखाया है। लेकिन ये मानव जायसवाल जो कह रहे हैं ना कि रामनवमी पर हमारी यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, मानव जायसवाल जी प्लीज ऐसा पोस्टर मत दिखाइए जिसमें बच्चे हो। आप जानते हैं नेशनल टेलीविजन के गाइडलाइंस हैं कि बच्चों को ब्लर किए बिना हम नहीं ले सकते। मैं ये आपकी तस्वीरें ऑथेंटिकेट कर सकती हूं, तो आप ऐसे तस्वीरें मत दिखाया करिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, और सवाल है 2014 में नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत की वजहों में मुस्लिम तुष्टीकरण का फैक्टर भी था, लेकिन 2024 के चुनाव के पहले अगर एक बार फिर तुष्टीकरण का मुद्दा बड़ा बन रहा है, तो शायद सत्ता पक्ष और विपक्ष 10 साल में अपनी राजनीति से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाए। इससे देश के लोगों के बड़े मुद्दे, मसलन महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे, शायद कहीं पीछे छूट गए। अतीक अहमद का मसला और मुस्लिम कोटा का मसला देश को अलग अलग खेमों में बांटता है। राजनीति ने एक बार फिर इसी पर दांव खेलना शुरू कर दिया है। क्या यही मुद्दे होंगे 2024 के, और क्या यही मुद्दे हैं जो 2024 में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं फेविकॉल साबित होंगे? बस आज ये सवाल दर्शकों के लिए छोड़े जा रही हूं। बस इतना ही कहना चाहती हूं कि जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कोशिश करते रहेंगे सवाल और सवालों के जवाब लाने के लिए। कब कौन कैसे सवाल देगा, कौन पास कौन फेल, ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि सवाल पब्लिक का है। आज इस शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।